सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी हुए सख्त। मीडिया से बातचीत में धामी ने कहा, हर हाल में सख्ती से खाली कराया जाएगा अतिक्रमण। मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिए जाने पर सीएम धामी ने जताई खुशी। ट्वीट कर कहा, पीएम की विश्व में बढ़ रही है लोकप्रियता। सीएम धामी ने बीजेपी चंडीगढ़ के अध्यक्ष अरुण सूद को जन्मदिन की दी बधाई। ट्वीट कर कहा, बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के अधिवक्ता के खिलाफ याचिका पर की सुनवाई। शिकायती शुल्क बढ़ाने को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उत्तराखंड बार को जारी किया नोटिस। 25 मई से शुरू होने जा रहे G20 सम्मेलन के लिए उत्तराखंड में तैयारियां पूरी। डीआईजी और एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को किया ब्रीफ। और विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हो पाने की केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दी जानकारी। लिपुलेख के पास ब्लैक टॉप और सड़क बनाने का काम हो रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। 25 मई से शुरू हो रहे G20 सम्मेलन के लिए उत्तराखंड ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जोलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर रानी पोखरी और ऋषिकेश तक चप्पे चप्पे पर उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों और जवानों के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की टीमें भी विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में तैनात रहेंगी। एसडीआरएफ मुख्यालय जोलीग्रांट में डीआईजी एसएसपी देहरादून डॉक्टर दिलीप सिंह कुंवर ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को ब्रीफ करते हुए सभी पुलिसकर्मियों से देवभूमि की मर्यादा के तहत विदेशी मेहमानों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का आह्वान किया। पुलिसकर्मियों को अनुशासित रहकर अपनी ड्यूटी निभाने और सतर्क होकर मेहमानों के आवागमन में किसी तरह की बाधा न पहुंचे, इसके विशेष ख्याल रखने के दिशा निर्देश एसएसपी ने दिए हैं। इनका एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकते? तो जैसा सुनो, कल आप लोग ये 24 से 28 के बीच में जो जी समिट की मीटिंग है उसके संबंध में हमने सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली हैं। आज यहाँ पर फोर्स का ब्रीफिंग था। मैंने फोर्स को बता दिया है ए टू जेड जो भी उनकी व्यवस्थाएं करनी है। कल हमारा यहाँ पर सुबह पूरान में रिहर्सल है। रिहर्सल के बाद फिर उनकी डीब्रीफिंग होगी और ये इसमें हमारे लगभग सारे कंपोनेंट हैं। इसमें एनडीआरएफ की एक टीम रहेगी जो भी केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर आदि जो भी हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करेंगे अगली खबर की। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इस बार भी विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हो पाएगी। अजय भट्ट ने कहा कि यह यात्रा भारत से होते हुए चीन को जाती है। लिपुलेख, आपको बता दें, लिपुलेख तक यात्रा मार्ग बना हुआ है। कोविड के चलते यात्रा पहले ही बंद हो गई थी। उसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू नहीं हो पाई है। लिपुलेख के पास ब्लैक टॉप और सड़क बनाने का काम हो रहा है। बीआरओ द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन सड़क को बनाने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा आदि कैलाश यात्रा कराई जा रही है। आदि कैलाश का 9वां दल यात्रा को गया हुआ है। यात्रियों के आवागमन के चलते सही तरीके से सड़क नहीं बन पा रही है। फिलहाल बीआरओ के अधिकारी और यात्रा का संचालन करने वाली संस्था के बीच आपसी बातचीत के बाद सड़क निर्माण का कार्य सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और यह उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू की जाएगी। क्योंकि आप इतनी दूर से आए हो, मैं जो यहाँ लोकल हैं इनको ये विचारों के बाद गाड़ी नहीं होगी, सबको बैठा रहो। मैं 5 कोविड की वजह से ऐसी यात्राएं सभी रोकी हुई थी। अब धीरे धीरे सब जगह की खुल रही हैं और मैं समझता हूं कि 2 कंट्रीज़ के बीच की बात है। हमारे यहाँ से चाइना के अंदर प्रवेश करती हैं। लिपू लेक तक अभी रोड खुली हुई है। रोड पर ब्लैक टॉप भी हो रहा है। रोड भी अभी पूरी तरह नहीं बन पाई है। अभी कुछ पैदल भी जाना होता है। तो ये संभावना है कि इस साल शायद मानसरोवर यात्रा अभी नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसकी जो लिखत पढ़त होती है उसका समय लगभग निकल गया है। जब चाक चौबंद व्यवस्थाएं हो जाएंगी, सड़क पूरी तरह हो जाएगी, तो फिर हमारे जाने पे कोई दिक्कत नहीं है।
रुक करेंगे अगली खबर का। किसान कामगार मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने अपने कैंप कार्यालय पर मां बगलामुखी उपासक आचार्य लोकेश शास्त्री का फूलमाला व पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया। साथ ही उनके द्वारा किए जा रहे उच्च कर्मों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लोकेश शास्त्री ने समाज सेवा का बीड़ा उठाया हुआ है। जो निर्धन बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं, उनकी शिक्षा का भार लोकेश शास्त्री वहन करते हैं। इसलिए आज उनके द्वारा अपने कैंप कार्यालय पर आचार्य जी का स्वागत सम्मान समारोह रखा गया। किसान कामगार मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि वह पिछले काफ़ी समय से शास्त्री जी को आमंत्रित करते रहे हैं और आज वह उनके निवास पर पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि चौधरी सुभाष नंबरदार लगातार समाज सेवा करने वाले लोगों को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाते रहते हैं। वही आचार्य लोकेश शास्त्री ने कहा कि किसान कामगार मोर्चा अध्यक्ष ने उनका स्वागत ही नहीं किया, बल्कि समाज में हर उस व्यक्ति का यह सम्मान करते हैं जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और समाज सेवा का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने लिए तो हर कोई व्यक्ति जीता है, पर ऐसे लोग कम ही होते हैं जो समाज के लिए कार्य करते हैं। नंबरदार श्री सुभाष चौधरी जी के कहने पर आज इनके आवास पर आया हूं और बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने यहाँ पर स्वागत सत्कार किया। किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं आप और हर हमेशा किसानों की और भक्ति योग मार्ग पर सनातन धर्म के लिए जो अन्य जगहों पर जाकर के जो कार्य करते हैं, तहे दिल से मैं सुभाष चौधरी जी का बहुत आभार और अभिवादन और आशीर्वाद देता हूं कि भगवती माँ पीताम्बरा की अनंत कृपा इनके ऊपर बनी रहे। इसी तरह के जन कल्याण के हित के लिए ये कार्य करते रहें और आगे भी जब तक जीवित हैं तब तक इस तरह के कार्य ये करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उसके बाद में ये मेरे आवास पर लोकेश शास्त्री जी गुरु जी आए, इनका मैं आशीर्वाद लिया, इनका मैंने सम्मान किया। ये भी एक समाज सेवी हैं, ये एक इन्होंने गुरुकुल चला रखा है, उसमें एक अच्छी शिक्षा देते हैं और जो बच्चे बसे हैं जिनको फीस नहीं दे सकते, वो नहीं कर सकते, उनका सबका खर्चा उठाते हैं, उसका कार्य करते हैं। मैं जो अच्छे समाज में मीडिया, डॉक्टर, पुलिस प्रशासन और जो जो भी हैं, किसी धर्म के धर्म गुरु जितने भी हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनका मैं सम्मान करता हूँ जो समाज के लिए कार्य करते हैं। बात करेंगे अगली खबर के। उत्तराखंड में मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि अगले 3 से 4 दिन बारिश के साथ साथ आंधी तूफान की आशंका है। साथ ही अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों से निवेदन है कि सर्दी से बचने के साथ ही सावधानी का भी ख्याल रखें। 27 तारीख के बाद मौसम सामान्य होगा, उससे पहले तेज आंधी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। जो सामान्य है कार में विक्रम सिंह निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें। आज 22 मई है और देख ही रहे हैं कि 1-2 दिन से धूप अच्छी खिल रही है और तापमान भी जो सामान्य से अधिकतम तापमान जो है 2 से 3 डिग्री तक कहीं कहीं पर ऊपर है। बाकी जगह में वो सामान्य के आसपास ही हैं, तो बहुत ज़्यादा भी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत इस समय जो है जो सामान्य के आसपास तापमान है या जो गर्मी इस समय देखने को होनी चाहिए तो वो दिख रही है। लेकिन कल से आप देखेंगे तो जो मौसम में वो बदलाव होने वाला। कल शाम रात से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी 23 तारीख से, और ये जो एक्टिविटी है करीब करीब जो आप कह सकते हैं 26 तारीख तक वो रहने वाली है। अगर पीक की बात करें तो 24 और 25 को जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की जो है वो अनेक जगहों तक में या ज़्यादातर जगहों तक में 24 और 25 में वो रहने वाली है। और 23 शाम रात से कहें या 26 तारीख को कहें तो ये जो है अनेक जगहों तक में उसके दौरान भी इन डेट्स में भी रहेंगी। इसके साथ साथ अगर वार्निंग की बात करें तो हमने जो है 24 और 25 के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट रखा है, क्योंकि इस दौरान जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेंगी वो मॉडरेट से सीवियर तक भी कहीं कहीं पर मिलेंगी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो उस दौरान ओलावृष्टि है या जो स्क्वाल है जिसमें कि विंड स्पीड जो आपकी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेंगी और गस्टिंग वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी जा सकती है। तो उसकी वजह से आप देखते हैं कहीं ना कहीं जो पेड़ गिरना या कच्चे हाउसेस को थोड़ा बहुत डैमेज करना, या इसी तरह जो आप अगर वाहन अगर अभी चला रहे हैं तो उसमें भी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जब रहती हैं
तो उस समय आप जो है सेफ जगह पे इंतज़ार करें, सेफ जगह पे रहें। और जब 1-2 घंटे के बाद ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाती, किसी लोकेशन पे 1 घंटे के करीब इस तरह की एक्टिविटीज़ रहती हैं थंडरस्टॉर्म की, तो उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं जैसे ये एक्टिविटी समाप्त होती है। तो इस दौरान ये जो विशेष कर जो ओलावृष्टि है या फिर झक्कड़ है, इसकी जो चीज़ें हैं कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी, तो उससे सावधानी लोगों को रखनी चाहिए। इसके साथ साथ जो उच्च हिमालयी क्षेत्र, वहाँ पे लोग जो जा रहे हैं, पिलग्रिम्स जा रहे हैं या यात्री जा रहे हैं या विजिटर्स भी हैं, तो उनको भी इस दौरान थोड़ा ध्यान रखना। खबर लक्सर से है। जिले के सीएफओ अभिनय त्यागी आज लक्सर पहुंचे। लक्सर तहसील परिसर स्थित अग्निशमन कार्यालय पर उन्होंने निरीक्षण किया और फायर कर्मियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिए। अभिनव त्यागी ने बताया कि फायर सीजन में अग्निशमन विभाग किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके पास आग बुझाने के सभी उपकरण मौजूद हैं। साथ ही अभिनव त्यागी ने यह भी कहा कि जब भी कहीं आग लगने की सूचना मिलती है तो सड़कों पर लगने वाले जाम के कारण रिस्पांस टाइम में थोड़ी परेशानी होती है। इसलिए उनकी आमजन से अपील है कि लोग जहां भी अग्निशमन विभाग की गाड़ी देखें, गाड़ियों को रास्ता दिया जाए ताकि समय रहते टीम घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया जा सके। अग्निशमन की जो घटनाएं हैं उन्हें संभालने के लिए हमारा विभाग पूर्ण रूप से तैयार है। हमारे पास सभी प्रकार के इक्विपमेंट है। बाकी मेरी लोगों से एक आशा है कि मैं देख रहा हूं कि जब अग्निशमन की घटनाएं होती हैं तो लोग कई बार रास्ता रोक लेते हैं। हमारी गाड़ियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं मिलता। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी कोई फायर टेंडर आपको दिखे, लाल रंग की गाड़ी दिखे, उस पर पुलिस लिखा हो तो उसे सबसे पहले रास्ता दें ताकि वो लोगों तक पहुंचे। हम लोग आपकी मदद के लिए हैं। हम लोग आपके लिए ही टेंडर में बैठ के निकलते हैं और आपके लोग कई बार हमारा रास्ता रोकते हैं तो हम नहीं पहुंच पाते। और अग्निशमन की गहराई तब समझ में आती है लोगों को जब उनके घर में आग लगती है खुद। बात अगली खबर की। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट नैनीताल के एक निजी स्कूल में प्लास्टिक फ्री अभियान के तहत गो ग्रीन गो क्लीन अभियान में प्रतिभाग करने पहुंचे। वहीं केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक के प्रयोग से परहेज करना होगा ताकि पर्यावरण को बचाए रखने के साथ ही संतुलन बना रहे और सभी को स्वच्छ वातावरण मिल सके। मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत लोगों में जागरूकता भी आई है। लेकिन हमारे वहाँ सिंहावलोकन होता है। विपक्ष हमेशा एकजुट होता है और विपक्ष के मुद्दे जो हैं वो सिर्फ सत्ता पाना है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी आती है सेवा करने के लिए आती है। कोई अपने बेटे के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई नातेदार रिश्तेदारों के लिए, कोई भतीजे के लिए सत्ता की दौड़ में मिलते रहते हैं। उनके समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से भारत की उन्नति के लिए आती है। और इन 9 सालों में चमत्कारिक रूप से हम विश्व की पहली पंक्ति में आ गए हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी न हुआ है न होने वाला है। उत्तराखंड की खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर के। कैट के आदेशों के बाद भी आईएएस अधिकारी राजीव भरतरी को आपको बताते हैं पीसीसीएफ का चार्ज नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कैट ने मुख्य सचिव एसएस संधू, प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु, सचिव वन लीलानंदन को अवमानना नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में पेश करने को कहा है। और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 जुलाई की तिथि नियत की है। राजीव भरतरी ने याचिका दायर कर कहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों से 10 लाख रुपए की मानसिक वेदना के साथ ही अधिकारियों को अवमानना के लिए दंडित करने की मांग की है। राजीव भरतरी को वन विभाग के विभाग अध्यक्ष के पद से नवंबर 2021 में 11 माह के कार्यकाल के बाद तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत ने हटा दिया था। राजीव भरतरी ने कैट की अदालत में चुनौती दी तो कैट ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए पद पर बहाली कर दी। बावजूद उनको नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि विनोद सिंघल की नियुक्ति पर साफ लिखा था कि कैट के निर्णय पर ही उनकी नियुक्ति है। आईएसएफ राजीव भरतरी ने याचिका में कहा कि विनोद सिंघल को हटाया जाए और उन्हें नियुक्ति दी जाए।
देखिए, राजीव भरतरी उत्तराखंड में अपने समय में कार्यरत सबसे वरिष्ठतम नौकरशाह थे सारी सर्विसेज में, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस में, और उनको एक असंवैधानिक तरीके से उनके पद से हटाया था, जिसको माननीय केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण ने गलत माना था और राजीव भरतरी के पक्ष में फरवरी 2023 में एक फैसला सुनाया था और यह कहा था उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस पद पर लाया जाए। लेकिन सरकार द्वारा कैट के आदेश की अनुपालना उस समय नहीं की गई। बीच में माननीय उच्च न्यायालय ने भी यही आदेश पारित किया कि उनको वापस बनाया जाए। उसकी अनुपालन शासन ने करी थी, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टे कर दिया था, लेकिन कैट के ऑर्डर पर कोई कार्रवाई नहीं करी थी। बात करेंगे अगली खबर की। जिले भर में ऐसे शराब माफिया जिन पर 3 बार से ज्यादा कार्रवाई हुई है और फिर भी यह अवैध तस्करी नहीं छोड़ रहे हैं। इनके खिलाफ आबकारी महकमा सूची तैयार कर जिलाधिकारी को भेज रहा है, जिसमें ऐसे शराब माफियाओं पर गुंडा एक्ट लगाने की सिफारिश की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा का कहना है कि आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, मगर देखने को मिल रहा है कि कार्रवाई होने के बाद भी शराब माफिया फिर से इस कार्य में संलिप्त हो जाते हैं। इन शराब माफियाओं की लिस्ट बनाकर जिलाधिकारी को जल्द ही दी जाएगी, जिससे इन शराब माफियाओं में प्रशासन का डर पैदा हो सके। उनका कहना है कि चारधाम यात्रा को देखते हुए आबकारी विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई कर रहा है, साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने लगातार छापेमारी की है और ये प्रायः देखा जा रहा है कि लोग आदतन उस अपराध को कर रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार उनके खिलाफ मुकदमे हुए और जमानती केस होने के कारण वो छोड़ जाते हैं। तो ये जो आदतन अपराधी हैं जो लगातार इसका काम कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई के और जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा मैं कि इनके खिलाफ जो है जो भी नियमों में गुंडा एक्ट में कार्रवाई हो की जाए, ताकि ये जो है इस पर जो है डर उनके अंदर पैदा हो। ये डर ना होने की वजह से बार बार जो है ये अलग अलग जगहों पर शराब बेचने की घटनाएं हो रही हैं। यात्रा सीजन में विशेष हम लोग सतर्कता अपना रहे हैं और ये ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमारे जो अवैध जहरीली शराब के विरुद्ध अभियान था वो काफ़ी तेजी से चलता है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के अधिवक्ता के खिलाफ शिकायती शुल्क बढ़ाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को नोटिस जारी किया है और प्रतिवादियों को 1 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए 13 जून की तिथि नियत की गई है। सत्यदेव त्यागी और अन्य ने उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने एक वकील के खिलाफ शिकायत के लिए शुल्क बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया था। यदि कोई व्यक्ति किसी वकील के खिलाफ शिकायत करना चाहता है तो उसे पहले रुपए जमा करने होंगे। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को 5,500 और उसके बाद ही उसकी शिकायत पर एक अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच के लिए विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील कार्तिकेय हरिगुप्ता ने न्यायालय को बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम एक वकील के खिलाफ शिकायत करने के लिए अधिकतम 450 रुपये ही प्रदत्त करते हैं। आपको बता दें, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने एक अवैध प्रस्ताव पारित कर इस राशि को बढ़ाकर 5,500 कर दिया। अधिक फीस के कारण वास्तविक शिकायतकर्ता भी अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में सक्षम नहीं है। इस फैसले को रद्द करने की मांग की जा रही है। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने एक रेजोल्यूशन पास करके 5500 रुपये फीस बढ़ा दी है। अगर कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट करना चाहता है किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ, तो एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है और डिसिप्लिनरी कमेटी में कंप्लेंट पे एक्शन लेने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने केवल 450 रुपये रूल्स रखे हुए हैं और 450 से उसको 5500 रुपये बढ़ा दिया गया है। हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने आज ये प्रेयर रखी है कि ये जो बढ़ोतरी की गई है तो ये प्रोहिबिटरी है। इससे लोग जो जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं वो भी नहीं आ पाएंगी, क्योंकि 5500 रुपये एक फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है किसी भी आम आदमी के लिए। और दूसरी बात, अगर एक्ट में और रूल्स में 450 है तो बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जो कि उसको 5500 रुपये किया जा सके। तो इन वजहों से जो जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं अधिवक्ताओं के खिलाफ वो भी नहीं आ पा रही है। तो एक पारदर्शिता बनी रहे प्रोफेशन में। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काउंसिल ऑफ उत्तराखंड द्वारा अधिवक्ता के खिलाफ शिकायती शुल्क बढ़ाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को नोटिस जारी किया है
और प्रतिवादियों को 1 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए 13 जून की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि सत्यदेव त्यागी उत्तराखंड राज्य अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने एक वकील के खिलाफ शिकायत के लिए शुल्क बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया था। यदि कोई व्यक्ति किसी वकील के खिलाफ शिकायत करना चाहता है तो उसे पहले रुपए जमा करने होंगे। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को 5,500 और उसके बाद उसकी शिकायत पर एक अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच के लिए विचार किया जाएगा। उत्तराखंड ने एक रेजोल्यूशन पास करके 5,500 रुपये फीस बढ़ा दी है। अगर कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट करना चाहता है किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ तो एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है और डिसिप्लिनरी कमेटी में कंप्लेंट पे एक्शन लेने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने केवल 450 रुपये रूल्स रखे हुए हैं और 450 से उसको 5,500 रुपये बढ़ा दिया गया है। हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने आज ये प्रेयर रखी है कि ये जो बढ़ोतरी की गई है तो ये प्रोहिबिटरी है। इससे लोग जो जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं वो भी नहीं आ पाएंगी, क्योंकि 5,500 रुपये एक फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है किसी भी आम आदमी के लिए। और दूसरी बात, अगर एक्ट में और रूल्स में 450 है तो बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जो कि उसको 5,500 रुपये किया जा सके। तो इन वजहों से जो जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं अधिवक्ताओं के खिलाफ वो भी नहीं आ पा रही हैं। तो एक पारदर्शिता बनी रहे प्रोफेशन में, इस वजह से 450 रुपये रखा गया। हर आदमी जो भी किसी भी अधिवक्ता के कंडक्ट से या मिसकंडक्ट से आहत है वो शिकायत कर सकता है, पर 5,500 रुपये फ़ीस रखने से ये शिकायतें भी बंद हो जाएंगी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बात का संज्ञान लिया है और 1 हफ्ते में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को काउंटर फाइल करने के लिए बोला है और अगली सुनवाई के लिए 13 जून को मैटर लगाया। खबर रामनगर से है, जहां विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचकर विभाग एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं सिंचाई विभाग द्वारा भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई विभाग की नहरों एवं कूलों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नोटिस देने की कार्रवाई की गई है, जिसके विरोध में प्रभावित ग्रामीणों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में कार्यालय पहुंचकर हंगामेदार सभा करते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूर्व ब्लॉक द्वारा अतिक्रमण किया गया था तो उसमें अधिकारी और सरकार कहां थी। उन्होंने कहा कि मेहनत की कमाई से मकान बनाकर अपने बच्चों को छत उपलब्ध कराई थी, लेकिन वर्षों बाद विभाग के अधिकारी नींद से जागे हैं और गरीब जनता का उत्पीड़न करने को तुले हुए हैं। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं, पहले दिन से मैं पूछ रहा हूं, जब इनको पानी का कनेक्शन दिया जा रहा था, जब इनको बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा था, इनके राशन कार्ड बनाए जा रहे थे। नगर के अंदर वन ग्रामों के अलावा विभिन्न विभागों के लोगों ने जो है लोगों को नोटिस दिए हैं कि 3 दिन के अंदर आप अपना घर जो है घर से घर हटा लीजिए, नहीं तो हम इसमें तोड़फोड़ करेंगे। तो आज हमने इसी क्रम में सर्वप्रथम, क्योंकि सिंचाई विभाग के लोगों ने बहुत सारे नोटिस इस क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्रों में दिए हैं, तो उसको लेकर आज हमने यहाँ पर सिंचाई विभाग में 1 दिवसीय यहाँ पर धरना दिया था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया यहाँ पर। और हमने आज इस धरने के माध्यम से सिंचाई विभाग को चेताने का काम किया है कि यदि आपने अतिशीघ्र अपनी कार्रवाई को नहीं रोका तो हम लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और जिस तरीके से आपने लोगों को नोटिस दिया है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ सिंचाई विभाग से कि 50-60 वर्षों से ये लोग आप कहते हैं कि अतिक्रमण कर रखा, 50-60 वर्षों से आप कहाँ सोए हुए थे? आज आपकी नींद अचानक कैसे जाग गई? क्या सरकार का एक फरमान आपको इतना विवश कर दिया कि आप लोगों के जो आशियाने हैं उन आशियानों को उजाड़ने का काम करेंगे? मैं सीधे शब्दों में इनको चेताना चाहता हूँ कि यदि आपने अतिशीघ्र ये कार्रवाई नहीं रोकी तो निश्चित रूप से इस रामनगर में एक बड़ा जन आंदोलन होगा। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।